हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज संडे है और पिछले काफी दिन से हमें नकवी साहब, सईद नकवी साहब वक्त दे देते हैं। उनके हम शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब का लंबा तजर्बा, इंटरनेशनल अफेयर्स को समझना और उन तजर्बात की बुनियाद पर आगे तक बातें बताना कि अब ये होने वाला है, वो बहुत ही गैर मामूली है। अभी पिछले दिनों भारत और चीन के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा था, वो बिल्कुल सही होता हुआ नजर आ रहा है। वो है जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स की समिट के मौके पर 22 और 24 तारीख के बीच में जो होने वाली है, उसमें मोदी जी भी जाने वाले हैं और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की भी मुलाकात होने वाली है। ये बहुत ही अहम है और नकवी साहब ने इसके इशारे हमें पहले से दे दिए थे। और इस मिडिल ईस्ट पर और यूरोप और अमेरिका, हर तरफ बहुत ही नजदीक से चीजों को देखते हैं, समझते हैं और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जो बड़ी खबरें हैं वो ये कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का सऊदी अरब का पहला दौरा हुआ है, ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद। इससे पहले सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ईरान जा चुके हैं और अब ये इशारे मिल रहे हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी सऊदी अरब का जल्दी दौरा कर सकते हैं। क्या कुछ है और इसके असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे वाकयात हैं जिस पर नजर रखने की जरूरत है। वहां के अंदरूनी मामलात में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। और दो तीन बहुत ही बड़ी अहम मीटिंगें होने वाली हैं। कैंप डेविड अमेरिका में, ब्रिक्स जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में और G20 नई दिल्ली में मीटिंग होने वाली है। ये सब एक के बाद एक मीटिंगें हैं। इनमें क्या कुछ होने वाला है, क्या यूक्रेन जंग के बाद की तब्दीलियों का कुछ असर इसमें नजर आएगा, ये हम समझेंगे। सईद नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो ताल्लुकात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, खास तौर पर इस वक्त फिर वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया सुन्नी शिया की बात छेड़ने की कोशिश कर रहा है इख्तलाफात की। आप इसे कैसे देख रहे हैं? ये सुन्नी शिया आपने अच्छा पकड़ लिया, क्योंकि मैंने भी देखा जी। कि टाइम्स ऑफ इजराइल में इसका तस्करा है। जी। लेकिन ये अहम है हाँ। क्योंकि ये वो डार्ट्स हैं, यानी ये वो तीर हैं कि जिनका के इस्तेमाल अभी आगे किया जाएगा। इसमें बड़े बड़े शातिर लोग शामिल थे एक जमाने में। किसिंजर, हेनरी किसिंजर, ऐसे लोग, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब फलस्तीनी इश्यू में किसी को, अरब वर्ल्ड को दिलचस्पी नहीं है। असल में अब दिलचस्पी है ये जो आर्क ऑफ शिया आर्क है और सुन्नी, इनमें ये शिया सुन्नी झगड़ा जो है ये बहुत बड़ा पकड़ गया है। इसको फरोग देने की कोशिश की अमेरिका के राइट विंग ने, इसको फरोग देने की कोशिश की इसराइल ने बहुत ज्यादा, कि साहब ये शिया सुन्नी शिया सुन्नी शिया सुन्नी यही है, इसमें सबको सबस्यूम कर दो, यानी इसमें सब बाकी सब सम हो जाएंगे। मसलन की फलस्तीन का झगड़ा वो है ही नहीं कोई झगड़ा। झगड़ा ये है जो कि इनके यहाँ बुनियादी है। अब ये कि उसके वो दब गया मामला और अब हर एक ये कह रहा है, अब यानी कि सऊदी अरेबिया भी कह रहे कि साहब आप उसको तय कीजिए फलस्तीनी मामले को। और ईरान का तो यही आईन रहा है, यानी एक इशू पे जो ईरान से दुश्मनी सारे वेस्टर्न पावर्स ने ले रखी थी, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद दो थी। एक तो ये कि आपने उनके अजीज तरीन दोस्त और जो कि उसके इस पर्शियन गल्फ की देखभाल उनके लिए करते थे, शाह को आपने निकाल दिया, शाह ईरान को आपने निकाल दिया। तो ये शिकायत बहुत बड़ी। दूसरी शिकायत ये थी कि आपने हमारी एम्बेसी, यानी इंतहा देखिए कि 454 चौवालीस चौरासी, सॉरी, चार सौ 400 चवालीस 44 444। 44 दिन आपने हमारी एम्बेसी को पकड़ लिया और वहां से तब कागजात ले गए और वहां हमारे डिप्लोमेट्स को आपने
उनकी बेइज्जती की, और ये 2-3 शिकायतें थी। और सबसे बड़ी शिकायत ये थी साहब, ये तो खैर छोटी चुटपुट हमारे आपके आपसी झगड़े, तब बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज ये थी कि भैया फलस्तीन के मामले में हमने पूरे जीसीसी को मना लिया, हमने हुसैन और जॉर्डन को मना लिया, हमने इजिप्ट को मना लिया, हमने, और लेकिन एक ईरान है जो कि साहब इस मामले में नहीं झुक रहा। वो कहता है कि जब तक कि इसराइल खत्म नहीं हो जाएगा, अब ये तो भाई नामुमकिनात में से है, हम कैसे इसको मान लें। तो ये उनका स्टैंड जो है उस पे वो अटल है कि ये फलस्तीनियों की जमीन है, समझे। अब उसके बाद ये मानने, इसके ऊपर फिर आप बहस कर सकते हैं कि साहब इतना लोग यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं, वो बात है। तो इनसे दुश्मनी की बुनियाद जो थी वो ये थी कि आपने फलस्तीनी मामले में, अच्छा ये वक्त कौन सा था कि दुनिया में एक सोल सुपर पावर आ गई थी सोवियत यूनियन के गिरने के बाद, बल्कि 89 में बर्लिन वॉल जब गिरी है उसके बाद समझिए एक सोल सुपर पावर दुनिया में आ गई, वो थी अमेरिका। और उसके पीछे उसकी पुष्पनाही में इसराइल। तो इसराइल का वो दबदबा, वो रुतबा था कि हम लोग भी, या भारतवर्ष, अरे साहब क्या दोस्ती हुई है, ऐसी वैसी हुई है। एक जमाने में मेरे अच्छे खासे ताल्लुकात थे शिमोन पेरेस से, और ये पीवी नरसिम्हा राव का जमाना था जबकि इब्तदाई याद, और वो हमको जानते थे और अच्छी, बड़े दिलचस्प आदमी थे शिमोन पेरेस। तो हमने कहा भाई आपने, आपकी एम्बेसी वगैरह तो खुल गई, लेकिन इन ताल्लुकात में कोई मोमेंटम, मैं कोई इससे फायदा नहीं देख रहा हूँ। ये इंडो इंडो इजरायली रिलेशंस हैं क्या? तो उसने अपने लहजे में कहा, ईस्ट यूरोपियन लहजे में, इंडो यूएस रिलेशंस आर लाइक फ्रेंच परफ्यूम, दे आर टू बी स्मेल्ड नॉट ड्रंक। ये फ्रेंच परफ्यूम की तरह है, इसको सूंघो पियो मत। तो ये उसका, लेकिन उसके बाद जबकि ये बाकायदा दो सुपर पावर के पीछे आ गए और ये अगुवाई करने लगे, तब से रिश्ते अलग हो गए। हिंदुस्तान के इसराइल के रिश्तों का तो मेरे ख्याल में की रिश्ता वही है इस वक्त अभी भी। और तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इसमें आप देखिए वो क्या रहा, अब दुनिया में दो तरफ, मैं थोड़ा सा सऊदी अरब और ईरान के बारे में जो अभी ताजा हो रहा है, मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी पे समझना चाहता वही हूँ। आ रहा था हाँ, कि सऊदी अरब और ईरान में जो एक तो ये कि 1978 में जो एक बाइपोलैरिटी आ गई थी उम्मा में कि साहब एक रियाद एक पोल है और तेहरान दूसरा पोल है, उसमें तेहरान ने कभी अपने आप को एज अ शिया पावर नहीं प्रोजेक्ट किया ना, लेकिन ये बीच में लोग हैं बकौल मीर तकी मीर के, ये अपने में और मुझ में न दे दखल गैर को, होते हैं फितना साज यही दरमिया के लोग। तो ये बीच में आके बिचौले, इन्होंने साहब झगड़ा करवाया और ये की साहब आप शिया हैं हम सुन्नी हैं और ये वो, और उसको बहुत आगे आग भड़का दी गई। तो अब वो जनाब धीरे धीरे, क्यों? इसलिए कि सोल सुपर पावर मूवमेंट गया। अब जो जो बिल्कुल यूं थामे हुआ था दुनिया को, वो ढील आई। वो जो सबने देखा सब इधर उधर गिर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को संभाला। उन्होंने कहा भाई ये झगड़े जो थे ये तो उनके बनाए हुए थे, अब हमको इस इलाके में रहना है। लिहाजा एक पुराना एक मोमेंटम था भाई, अगर आपके शाह के जमाने में रिश्ते थे, स्ट्रेटेजिक रिश्ते थे, तो इस वक्त दुश्मनी क्यों? तो ये एक लॉजिक नई किस्म की आई, और ईरान की कंसिस्टेंसी ऑन मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने इश्यूज के ऊपर खड़े रहना, और सऊदी अरेबिया के लिए था कि कभी इधर और कभी उधर, लेकिन आखिर में उनकी समझ में देर आयत दुरुस्त आयत, उनकी समझ में ये आ गया कि इस इलाके में अगर रहना है तो ये ईरान से दोस्ती करना जरूरी है। यही बात दरअसल किसी हद तक बराक ओबामा और जॉन केरी ने भी यही बात कही थी
जब वो ये कह रहे थे कि हमको पिवट टू एशिया, यानी हमको बड़े काम के लिए जाना है उस तरफ, पैसिफिक ओशन की तरफ, तो अब यहाँ आपको बैलेंस ऑफ पावर हम छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने 2015 की वो जो ट्रीटी थी, जो अरेंजमेंट था न्यूक्लियर इशू, वो उन्होंने उनसे किया, यानी उनको अपने टेंट के अंदर ले आए ईरान को। उसके बाद ये था कि ये अब आप बैलेंस ऑफ पावर अपनी कीजिए, हम उधर मसरूफ हैं। यही उनका भी था कि भाई ईरान को रोल दिए बगैर आप कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। उसमें इसराइल भी था, ईरान भी था, सऊदी अरेबिया भी थे, इजिप्ट भी था, और ये सब मिलकर, तुर्की भी था। इन सबको वो चाह रहे थे कि एक बैलेंस ऑफ पावर में ये आ जाएं और एक दूसरे को बैलेंस करें। और हम उधर, उनका बड़ा फोकस था चीन की तरफ। तो अच्छा, एक चीज मैं जरा समझना चाहता हूं कि इस मुलाकात में जो दोनों मुल्कों की, ईरान और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, आपसी ताल्लुकात के अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल के बारे में कहा कि ये हमारे बीच में इख्तलाफात पैदा करेगा, साजिशें करेगा। साथ साथ ये कहा कि हम इस्लामी उम्मा की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात, ये बात सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कही, इस्लामी उम्मा की बुनियाद पर हम अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं दिन ब दिन। और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में खासतौर पर ईरान की तरफ से कहा गया कि हम इलाके के मुल्क मिलकर के इस इलाके की सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं बगैर किसी बाहरी ताकत के। तो ये और इजराइल के बारे में ये भी कहा कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, हमारे फिलिस्तीन के सपोर्ट है, और हम बहुत ही शदीद निगरानी कर रहे हैं इजराइल की तमाम हरकतों पर। यह बात भी उन्होंने ईरान की तरफ से कही गई। इस सब के बाद में जब वो आखिर में जब तेहरान के लिए फ्लाइट उन्होंने ली है, रास्ते में जो हवाई जहाज में बात हुई है अखबार वालों से, उसमें उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और ईरान एक लॉन्ग टर्म बहुत ही अहम एग्रीमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ सऊदी अरब क्या इतना आगे आएगा? दूसरी तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल कराने की। क्या कुछ होगा? नहीं, ये देखिए, होगा ये कि हर एक किसी चीज को मना नहीं करेगा। यानी एक अहम चीज है, एक मेन डिश है, और बाकी सब्जियां भी हैं टेबल पे, उनको उनको नकारेगा नहीं, यानी कि इनको उठा दो। यह है कि सब शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज न हो, इस तरह से हर एक की फॉरेन पॉलिसी के अंदर आप ये देखेंगे। और हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तो ये दिखा, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बिल्कुल एक तरफ, देखिए यहाँ हिंदुस्तान में दो कैंप्स फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिश। एक ये चाहता है कि हम बिल्कुल अमेरिका के साथ रहें, और कोई दूसरा चारा नहीं। ये वो लोग हैं जिनके औलादें अमेरिका में पढ़ रही हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा से उनके थिंक टैंक्स में जाके इन्होंने सेमिनार्स किए हैं, जो ये उन्हीं के, उनकी थिंकिंग और इनकी थिंकिंग में फर्क नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ है जो कि निम्बल है, जो कि बदल रहे हैं और देख रहे हैं दुनिया की रविश दूसरी है। ये दोनों असरात इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर, बुनियादी तौर से जयशंकर इज अ वेरी प्रो अमेरिकन इंडिविजुअल, लेकिन वो प्रो इंडिया भी है। और अहम बात यह है, और इसलिए उसको ये दिखाई दे रहा है कि वो दोनों तरफ से मिलके अभी चलो। तो लिहाजा अभी, लेकिन इसके ये किस तरह से प्ले आउट करेगा। आपने दो तीन बातें कही। आपने कहा कि अभी कैंप डेविड समिट हो रही है। कैंप डेविड समिट का क्या मतलब है? कैंप डेविड समिट ये है कि हमें एक ग्रुप बनाए जो कि ये पैसिफिक ओशन में जो है उसमें हम लोग मिलके प्रोटेक्शन, यानी एक तरफ बात हो रही है जंग, गुटबंदी, नाकाबंदी इसकी, दूसरी तरफ बात क्या हो रही है कि भाई आओ हम मिले, हमारे पुरानी कशीदगी उसको दूर करें,
ये इस चीज को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को मेरे ख्याल में लोगों को समझना चाहिए और हमें आपको समझाना चाहिए कि देखिए अमेरिका बहुत ही अजीमुशान मुल्क है। मैं वहां रहा हूं, मैंने वहां पढ़ा है, मैंने वहां के अखबारों में काम किया है, मेरे वहां दोस्त हैं, और उसके बावजूद लेकिन एक एक कैपेसिटी टू क्रिटिसाइज वो मैंने खो नहीं दी। यानी मैं बिल्कुल तो इसलिए मुझको ये कि अमेरिका के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ये जो उसका फितना परवरी है, यानी हर जगह झगड़े में दिलचस्पी लेना कि कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहे ताकि उनके जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको उसको नुकसान न पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारे पूरे इकोनॉमिक बका की। ये जो है, जब तक कि ये बात दिमाग से निकलेगी नहीं, हम और आप और दुनिया एक सुकून वाली दुनिया नहीं ढूंढ पाएंगे और न पाएंगे। इसलिए कि अब देखिए, मैं साफ बता रहा हूं कि अभी जापान और साउथ कोरिया को आप मिला के क्या कहते हैं, आइए, और वो नॉर्थ कोरिया को आप नकार रहे। अगर आपको याद हो, ट्रंप के जमाने में उनके वाइस प्रेसिडेंट माइकल पेंस गए थे साउथ कोरिया, और उधर से जो उनकी किम इल जुंग की बहन आई थी, और उसको ज्यादा कवरेज मिली थी बनिस्बत पेंस के। यानी इस तक तक बातें चली गई थी, लेकिन फिर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उसको खींचा अपनी तरफ। भाई ये अगर शांति हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, समझे? ये है कि आपको याद हो, आपके सामीन को, आपके व्यूअर्स को याद होगा कि बिल्कुल तकरीबन आना जाना शुरू होने वाला था, और उस बीच में आते आते रुक गया। और ये ट्रंप के दौरान अब तो, लेकिन अब देखिए नवंबर में, अगले साल नवंबर में क्या होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप तो उस बॉर्डर तक गए थे, जाकर के हाथ मिलाया था नॉर्थ कोरिया के लीडर से। जी तो जी जी वो हालांकि उसके बारे में अमेरिकन मीडिया ने बाद में कहा था कि वो बूमरैंग कर गया और वो कोई फायदा नहीं हुआ, और वो तो अपनी अकड़ में अभी भी उसी तरह से है। तो अभी अभी पिछले दिनों कई बार ऐसे हथियारों का टेस्ट किया है नॉर्थ कोरिया ने, जिसके बाद वहां आर्मी एक्सरसाइज साउथ कोरिया और जापान की और अमेरिका की होती रही है। तो ये बहरहाल वहां भी कोई मामला उनके कंट्रोल में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन कोशिश तो है ना, यानी हाँ, ये कि एक एक गुटबंदी, नाकाबंदी, एक वो जिसको कहते हैं कैंटोनमेंट हाँ, मेंटालिटी, वो चलती रहे, इसकी समिट वहां हो रही। यहाँ अभी ये जो दो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के जो आए हैं अभी सऊदी अरेबिया, वो क्या चाह रहे हैं कि भाई हमारी दोस्ती जो हुई है ये और बढ़े, और इसका दायरा और बढ़े, हम और भी लोगों को इसके अंदर ले आए और सबसे मिले। ये चीन है ही है उसमें, उसमें ओमान है ही है, उसमें इराक भी है, और सीरिया भी है, जाहिर है। अगर ईरान है तो सीरिया भी है, हिजबुल्ला भी है। तो ये दायरे जरा सा बढ़े। यमन है, और कुवैत ने अप्रिशिएट किया बाकायदा सऊदी और ईरान के नजदीक आने को, जी कुवैत जी का जी किया। जी जी। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, हाँ, एक फोर्सेस ऑफ पीस बढ़ हाँ, रही है, और दूसरी तरफ ये है कि नाकाबंदी हो, और ये कि किलाबंदी हो, हम अपने किलों के अंदर तोपे लेके बढ़ जाए ये। अच्छा, अब आगे क्या होने वाला है? अब इसके 20 और 22 और 24 में अभी होगी ब्रिक्स की समिट। अब ब्रिक्स की समिट में, एक मैंने कई दफे इसका तस्करा हो चुका है, एक लीगल पेच आ गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पुतिन वहां ना जा। पार्टिसिपेट ना कर सके, वर्चुअल हो उनका पार्टिसिपेशन। वो है लीगल मामला है कि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसमें कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है, और वो उसको मना नहीं कर सकता साउथ अफ्रीका, क्योंकि उसने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ है, जिसको कि प्रोटोकॉल, रोम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो एक तो ये है, वहां क्या होगा। अब वहां तीन चार चीजें बहुत अहम है। क्या बातें हो रही हैं?
सबसे एक अहम बात यह है कि डी-डॉलराइजेशन यानी दुनिया की सब करेंसीज में अभी तक जो बरसरे इख्तिदार डॉलर है उसको उसको ही आगे बढ़ाया जाए कि और इसके अलावा भी करेंसीज हैं। वो करेंसीज, बास्केट ऑफ करेंसीज कौन है? एक तो इसके ऊपर तस्करा, इस पे बहस होगी। दूसरी बहस ये होगी कि भाई ये यूक्रेन का मामला किधर जा रहा है, इसमें इसमें पीस को कहाँ लेके जाएं हम लोग। और फिर इन लोगों की बात होगी ये स्पेस, बहुत सी चीजें जो हम और आप यानी हमारे आपकी समझ के बाहर, माफ करें। जी मेरे जी। साहब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, ये डिजिटल वर्ल्ड जिसको कि एक्सप्लोर किया जा रहा है और वो अब हमारे पास आ गई है, हमारे सामने खड़ी हुई है। और वो ये किस हद तक, यानी ये कि रोबोट्स लड़ेंगे। भाई एक जमाने में ये हम नॉवेल्स में पढ़ते थे कि भाई एक रोबोटिक जंगें होंगी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक थी और बहुत सही थी और वही होने वाला है। तो ये पूरा जो स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, इसके बारे में कुछ हम कोई प्रोटोकॉल्स बने, हम एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ये इसके बारे में बात होगी। यानी वहां पे भी कोऑपरेशन की बात है, कोऑपरेशन की ही बात है। अब आ जाइए उसके बाद जनाब अली होगा G20। अब G20 जब होगा तब एक एक हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरी, एम्बेसडर टू मॉस्को एंड वॉशिंगटन, पीएन कॉल साहब ने एक किताब लिखी, चीन, अमेरिका, हिंदुस्तान। उसका उन्होंने कहा कि ये टेंटलाइजिंग ट्रायंगल जो है, ये टेंटलाइजिंग ट्रायंगल ये है कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाए। और वो अब क्या होगा कि भाई हम अमेरिका के साथ भी हैं, चीन से लड़ाई भी नहीं चाहते, और चीन कह रहा है कि भाई अब देखो मिल लो, ये कोऑपरेटिव दुनिया जो है, वरना इसमें एक आदमी बैठा हुआ है शातिर जो कि डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है, इसलिए भाई मिल जाओ। तो ये एक जॉकिंग चल रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको बता दिया अपने 15 अगस्त की तकरीर से, उससे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था उसकी तकरीर में, कि हिंदुस्तान को वो नंबर 3 बड़ी इकोनॉमीज में ले आएंगे और उसके बाद उनको वो दुनिया के ग्रैंडियर और द वॉइस ऑफ द साउथ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। क्या मतलब हुआ? यानी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो यहाँ G20 में तो सी जिनपिंग भी आएंगे। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा की जाएगी कि वो यहाँ ना आए? तो अगर यहाँ सी जिनपिंग और पुतिन ना आए तो ये तो G20 नहीं तो G7 हो गई। और G7 में फिर हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल साउथ का G7 से बात कर रहा। ये छवि, ये रियलिस्टिक शायद ना हो, लेकिन इसकी बात भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज, हमें अगर भाई अकेले तो नहीं हो सकते, चीन नहीं है ग्लोबल साउथ की आवाज, और भी ममालिक हैं। नहीं, अगर आप ही बनना चाहते हैं तो फिर G20 अगर आपका बड़ा लॉन्चिंग पैड है, उस लॉन्चिंग पैड में अगर वो ना आए तो बेहतर होगा आपके लिए कि आप अकेले, जैसे आपने देखा कि वहां लाल किले पे सिक्योरिटी वाले भी अगर आ जाए बहुत करीब तो जरा सा अलग कर दिए गए, क्योंकि फ्रेम में हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, कलर स्कीम उनकी बहुत जबरदस्त है, क्या कपड़े पहने, किस तरह का वो साफा बांधे, उसके सफेद कपड़े पहने हुए जो बच्चे हैं उनके साथ जब वो खड़े हों तो वो कॉन्ट्रास्ट किस तरह से प्ले अप किया जाए। यानी कैमरे की स्किल मेरे ख्याल में दुनिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कोई नहीं जानता, बहुत ज्यादा, यानी इतना नहीं। मुझे मुझे सर एक चीज याद आ गई, डोनाल्ड ट्रंप की एक शायद वो G7 की मुलाकात थी,
उसमें उसमें उन्होंने एक किसी शायद फ्रांस के प्रेसिडेंट को या किसी को हाथ से ऐसे हटा करके और ऐसे खड़े हो गए थे बाकायदा, टाई वाई ऐसे डोनाल्ड ट्रंप, उनका वो विजुअल आया था सामने। जी खैर, जी जी अच्छा है। अच्छा, तो बहरहाल मैं ये आखिर है कि यहाँ अब मैं ये मैं क्या होगा, देखिए अब बात दिलचस्प बात जो है, ये तो हाँ, हो गया साहब इंटरनेशनल मैं इसमें मैं अफेयर्स, इसमें हमने बात कर ली। मैं नकवी साहब, मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूं कि ये G20 और ब्रिक्स और उससे पहले जो ये जो कैंप डेविड, इन सारी मीटिंग्स में क्या यूक्रेन जंग का कोई साया नजर आ रहा है आपको? यूक्रेन जंग मेरे ख्याल में अब कूलर में डाल दी गई है। अब उसका वो इतना, यानी ये बस ये है कि शांति कैसे की जाए। वहां पे हालात जो मैं समझाऊं वो अब ये हैं कि अब पीस पुतिन के हाथ में। हाँ, क्योंकि वो उसको इतना जीत गया है, इतनी ज्यादा विक्टोरियस है इस वक्त रशियन, कि वो कहेगा अब हमें करने दो, तुमने अभी तक हमें तब हमको परेशान किया, अब हम जिस जगह पे हैं वहां से हम इसको। उसके बाद हमने पहले बात कर चुके हैं कि पोलैंड को लाया जा रहा है और इसको जरा सा जंग को यहाँ ईस्टर्न यूरोप में कैसे फैलाया जाए, इस स्कीम्स आएंगी आएंगी ये इंपीरियलिज्म के। अरे नाइजर में देखो क्या हो रहा है भाई। तो ये एक मैं बात, ये सब इत्मीनान से हमारी आपकी वार्ता होगी। एक दिलचस्प बात मैं आपके व्यूअर्स को जो बताना चाहता हूँ, उसमें मेरे दो शौक हैं। एक तो पाकिस्तान मेरे करीब का मुल्क है और दूसरे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है। यहाँ पे ये वर्ल्ड कप हो रहा है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक। 48 ग्राउंड्स में 10 टीमें इस टूर्नामेंट को खेलेंगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक क्रिकेट का टूर्नामेंट होगा। 10 टीमें, 48 मैचेस, और उसमें हर टीम जो बड़ी है वो अपने प्रोमोशनल वीडियो बना रही है। पाकिस्तान की टीम ने जो प्रोमोशनल वीडियो बनाया वो बहुत दिलचस्प है, और वो जनाब 1992 में ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया में। उस वक्त उस टीम के आर्किटेक्ट, उसके कैप्टन, उसके बॉलर और उसके जो बाकी और जो करता धरता, वो इमरान खान थे। इमरान खान ने लेकिन इमरान खान अब जेल में। अब पाकिस्तान ये प्ले अप करना चाह रहा है कि भाई हम तो क्या करें। उस प्रोमो में उन्होंने क्या किया, एक के यानी प्रोमो बना दिया और इमरान खान उसमें है। उनका एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर है वसीम अकरम। वसीम अकरम जब पहुंचा यहाँ श्रीलंका, को एक वार्म अप मैचेस टू द वर्ल्ड कप हो रहे थे, उनको कवर करने के, तो उसने देखा कि एक प्रोमो बना हुआ है जिसमें कि जिस टीम में वो भी था, और ये कि उसमें सब कुछ मौजूद है लेकिन इमरान खान नहीं। अरे उसने ट्वीट किया फौरन कि साहब ये क्या है, आप उनकी आपके उनके सियासी झगड़े अलग हैं लेकिन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो आइकॉन है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, बहुत बड़ा आइकॉन है वो। अब जनाब वाली क्रिकेट की दुनिया में भी एक हलफिशार पैदा कर दिया गया मोहल्ले में। मैंने उसके ऊपर एक मजमून लिखने की कोशिश की। मैंने कहा साहब, हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी हैमलेट एक ऐसा एक ड्रामा है शेक्सपियर का जिसमें एक डेनमार्क का प्रिंस, उसका नाम है हैमलेट, उसकी वो ट्रेजेडी है। दुनिया की शेक्सपियर की 4 बड़ी ट्रेजेडीज में से हैमलेट एक है। अब आप एक कहावत उससे ये निकली कि क्या आप हैमलेट प्ले कर सकते हैं विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, यानी क्या हैमलेट स्टेज किया जा सकता है जिसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो। बिल्कुल आप लोग यही सूरत हाल है कि आपने इमरान खान को अलग कर दिया, और लेकिन ये छोटी छोटी बातें स्पोर्ट्स की फील्ड में लाना
मुझे बहुत अफसोस होता है। हाँ। और वैसे उधर मेरी सदाकत पर है शुबा, उधर मेरी सदाकत पर है शुबा, इधर भी बदगुमानी कम नहीं है। यानी यहाँ का जो प्रोमो बनना सुना जाता, मैंने देखा नहीं है, तो उसमें बाबर आजम का नाम नहीं है, जो कि वहां पाकिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन है, कैप्टन है, और जो ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल्स जिसका कि ये टूर्नामेंट है, उसमें दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इनसे तकलीफ होती है। यानी स्पोर्ट्स को भी जो है वो सियासत के भेंट चढ़ाने का। यहाँ तो बहुत ज्यादा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना आने पाए। यहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम यहाँ ना आई है, क्योंकि यहाँ पे वो जो रिएक्शन होता है वो होता है जैसे जंग हो रही, तो लिहाजा हाँ ये एक मामला है, पॉलिटिकल है। ये भी एक कभी, और आप इस प्रोग्राम में कुछ लोगों से बात करने के बाद कि भाई ये पाकिस्तान वाला मरहला जो है, ये भी किसी न किसी हद तक इसको कहाँ ये कहानी किस तरफ जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने एक जमाने में एक मजमून लिखा था कि इफ यू मेक, अमेरिका के बारे में, इफ यू मेक बर्नी सैंडर्स इम्पॉसिबल, यू मेक ट्रम्प इनएविटेबल। वैसे ही मेरा कहना है कि इफ यू मेक इमरान खान इम्पॉसिबल, यू मेक मिलिट्री रूल इनएविटेबल। यानी जरूरी है, उसकी लॉजिक यही है। तो ये बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। आप जितना सियासत को, दुनिया की सियासत को जानते हैं जितनी गहराई से, उसी गहराई से आपने वो क्रिकेट वाले मामले को भी बताया। ये मेरे ख्याल से शायद ये अलग एक पहलू है आपकी शख्सियत का, और लोगों को ये जानने की जरूरत है। देखिए 2003 में जब इराक जंग की तैयारी थी शुरुआत की, मैं अपने आखिर में एक छोटी सी बात बता दूं, उस वक्त भी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कोई मैच होने वाला था। जिस ऑफिस में इराक वॉर कवर करने की तैयारी के लिए मीटिंगें हो रही थी, वहां एक दिन पता चला कि बड़ा स्क्रीन लगा है, नकवी साहब ने कह करके लगवाया दोस्तों ने कि इसमें क्रिकेट देखी जाएगी। तो ये क्रिकेट का शौक आपका बहुत ही दिलचस्प है। ये वाकया मुझे इत्तेफाक से याद आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। अपने दर्शकों को बता दूं कि वो इतने तजुर्बात के साथ हमें वक्त दे देते हैं, ये वाकई हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है और हम बहुत सी चीजें उनसे सीखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।